हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। जैसा कि आपको पता है कि आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हमने आपके लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके कक्षा 10 में पूछे जाते हैं उनको बहुत अच्छे से डिजाइन करके आपको जो मुख्य आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं उनको टारगेट करके हमने आपके फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन आएंगे और बायो में जो आपका एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर है और आपका लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपके उसमें फंसेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आप ध्यान से उन क्वेश्चंस को देखिएगा और आपको काफी लाभ होगा। और वीडियो देखने से पहले अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे सबको चीजें आसानी से मिल जाएं और सब लोग अपना 100% और भी अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो एग्जाम में पढ़ाई तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ हमको ध्यान देना है अपनी हेल्थ का, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है जो कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा। तो अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और आपको हम जरूरत से आपके लिए जो भी चीजें जरूरत है, जो टॉपिक आपको जरूरत है, उससे रिलेटेड वीडियो हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो देखिएगा ये पूरी वीडियो। थैंक यू वेरी मच। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके बताएंगे कि आपका यूपी बोर्ड 2024 में हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की जो आपके फिजिक्स से रिलेटेड हैं। इसमें पहले नंबर पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। स्वच्छ किरण आरेख के द्वारा अवतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए। यानी हमने अभी आपको लेटेस्ट वीडियो में किरण आरेख की वीडियो में आपको बता रखा है कि अवतल या उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कितनी दूरी पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होता है। यानी आप किरण आरेख बनाना है अवतल दर्पण के लिए, यानी जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु हो, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा, किरण आरेख आपको पूरा बताना है। दूसरा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। अब इन्होंने वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिया है, यानी आप जाके वीडियो को देख लीजिए, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को परिभाषित करो। यानी लेंस के प्रथम फोकस से आप क्या समझते हैं और द्वितीय फोकस से आप क्या समझते हैं, और क्रांतिक कोण को समझाओ। यानी लॉन्ग आंसर और कुछ नहीं, बस जबकि दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिला के बना दिया जाता है। क्रांतिक कोण आपको दर्पण में आपने पढ़ा होगा और लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको लिखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे है, कह रहा है कि किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। यानी प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की क्षमता आपको ये पूछ रहा है कि वर्ण विक्षेपण जो आपका प्रिज्म करता है, एक श्वेत प्रकाश किरण को 7 भागों में डिवाइड कर देता है, उस प्रक्रिया को चित्र के द्वारा आपको बना के समझाना है। हमने इसकी ऑलमोस्ट सभी वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुके हैं। हम उसकी सभी वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उससे जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओम का नियम लिखिए और इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित करिए। ओम का नियम पूछा है, जस्ट ए सिंपल डेफिनेशन, और उसके आधार पर एक ओम की परिभाषा आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आ सकता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, है ना, बहुत सारे नियम है। ये आपका बाएं हाथ का नियम पूछा है। और विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, विद्युत शक्ति, है ना, पावर या पीपी, विद्युत शक्ति आप क्या समझते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह से आ सकते हैं आपके कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी आपको फोकस दूरी 16 दी है और u का मान -8 दिया क्योंकि अवतल दर्पण है तो दोनों माइनस में रहेंगे। और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थिति बता सकता है, बताइए। यानी आपको v का मान निकालना है और किरण आरेख भी खींचिए। यानी आपको किरण आरेख भी पूरी तरह से इसको सही से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इनसे आप क्या समझते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। कैसे आपको एक आधा क्वेश्चन बता भी देते हैं कि
किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा कि प्रतिरोध आपसे पूछा जा सकता है कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताइए। यानी आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 4 प्रतिरोध लगाए गए हैं, फिर तुल्य प्रतिरोध आप बताइए। 1 ओम श्रेणी क्रम में है तो इसका आपका 2 ओम हो गया। ये 1 ओम ये भी श्रेणी क्रम में, इसका भी 2 ओम हो गया। फिर दोनों समांतर क्रम में आपको हो जाएंगे 1/2 यानी आपका भी 1/2 आपका एक आंसर आएगा। यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, यानी हमने आपको केवल एक अप्रॉक्स क्वेश्चन बताए हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी प्रतिरोध है ना, तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध आ सकता है, समांतर क्रम में प्रतिरोध का पूरा आ सकता है आगे। यानी इस तरह से आप आपको एक हिंट मिल जाएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है। और पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें आपको यह बताया जाएगा कि आपको पढ़ाई किस तरह से करनी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बना के सुबह रख लेते हैं कि आज हमें इतना पढ़ना, आज हमें उतना पढ़ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको टाइम टेबल के आधार पे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप एक दिन उसको फॉलो कर पाओगे, 2 दिन फॉलो कर पाओगे कि आपको 3 से 4 के बीच पढ़ना ही पढ़ना, 1 घंटा आपको साइंस पढ़नी है। तो हो सकता है आप 4 दिन फॉलो कर लो, 10 दिन फॉलो कर ले, लेकिन कभी होता है कि 3 से 4 के बीच में आपको कोई काम लग जाता है, फिर आपका उस दिन दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमको टाइम टेबल के आधार पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रसायन विज्ञान की। तो केमिस्ट्री के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी बनाने की कोई एक विधि लिखी है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, आपका धावन सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, फिटकरी हो गए, इन सबको बनाने की विधियां हैं। इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है। इसका मतलब नहीं कि सर ने बताया पीओपी आएगा तो पीओपी पढ़ना, नहीं। इससे रिलेटेड आपको एक हिंट मिल जाता है कि इस तरह से क्वेश्चंस आपके आते हैं और इसके क्या उपयोग हैं। इसमें भौतिक गुण भी पूछ सकता है, रासायनिक गुण भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्थापन अपक्रिया तथा वियोजन अपक्रिया में क्या अंतर है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अपक्रिया, देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रतिस्थापन यानी जो आपकी तत्व हैं उनमें प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी अपनी जगह आपस में बदल रहे हैं। और वियोजन यानी कोई एक बड़ा सा तत्व है वो वियोजित होकर टूट रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को आप आसानी से पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हैं। और अगर आपको, हालांकि हम सब पढ़ा चुके हैं आपके सामने, सब यूट्यूब पे वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर आपने कहा कि सर, आप बोलोगे कि आपने कहा सर कि हम टाइम टेबल बना के ना पढ़ें, तो हम पढ़ें कैसे? तो इसके लिए क्या है कि हमको टाइम टेबल के हिसाब से कभी नहीं पढ़ना, हमको टास्क बनाना है कि हमको आज मॉर्निंग से लेके इवनिंग के बीच में या 4-5 घंटों में हमको, आप शाम को बना लीजिए कि हमें अगले दिन फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ना है, मैथ में 2 एक्सरसाइज लगानी है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, हिंदी, एसएसटी यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, या हमें ड्राइंग में हमें एक सीनरी बनानी है, उसको टास्क दीजिए कि आपको पूरे दिन में इतना करना है। ना कि आप टाइम टेबल बनाए कि हमको 1 से 2 केमिस्ट्री पढ़नी है, ना। केमिस्ट्री में 1 लेसन पढ़ना, दैट्स इट। अब वो 15 मिनट में पढ़िए चाहे 5 घंटे में पढ़िए टास्क, और आपको इवनिंग में टास्क जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक सोना नहीं है। ये सबसे परफेक्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, इनके सामान्य सूत्र भी लिखिए। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके सामान्य सूत्र भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका निस्तापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं। निस्तापन और भर्जन में अंतर बताओ, गालक एवं धातुमल में अंतर बताओ। भाई सिंपल है, नाम से देखिए, गालक जो किसी चीज को गला दे, धातुमल जो धातु की गंदगी आपके किसी भी बीकर में या परख नली में जो तली में बैठ जाती है रिएक्शन के बाद, वो धातुमल कहलाती है। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो उसमें क्या है, धावन सोडा कैसे बनाया जा सकता है, रासायनिक अपक्रिया का समीकरण भी दें। यानी धावन सोडा बनाने की विधि और उसका समीकरण, और 4 रासायनिक गुण भी लिखें। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग आपको पूछा जा सकता है। खनिज तथा अयस्क की परिभाषा और उदाहरण दें। यानी खनिज की परिभाषा दीजिए, अयस्क की परिभाषा दीजिए और उसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, खनन पूछ सकता है आपसे कि खनन क्या होता है,
समझाइए, इस तरह के क्वेश्चंस आए। लेकिन और जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो है IUPAC, आना ही आना होता है IUPAC को। और IUPAC के रिलेटेड हम वीडियोज भी डाल चुके हैं, उस वीडियोज को आपने हमने बहुत सारा प्यार दिया है और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके सामने हम लेके आए हैं। IUPAC से रिलेटेड और संरचना से रिलेटेड वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है और उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे उसके साथ, और अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। यानी आपको इस तरह से संरचना सूत्र बना के दे देगा, कहेगा भैया इसके IUPAC नाम बताइए, ठीक है। हालांकि ये वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन ही बताने हैं, इसके आंसर हम नहीं भी बता पाएंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, बट एक आध देख लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलोगे आप? मेथ एथ प्रोप। CHO आपका एल्डिहाइड होता है, सिंगल बॉन्ड एन होता है तो प्रोपेनल। भाई प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और CHO आपका एल्डिहाइड को बोलते हैं अल, तो प्रोप प्लस एन प्लस अल, प्रोपेनल, ठीक है। इसी को देख लो आप, Br आपका ब्रोमो हो गया और मेथ है तो प्रोप, यानी ब्रोमो प्रोपेन। ये आपका प्रीफिक्स सफिक्स सब बताया था आपको, इस तरह से आप ये सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके IUPAC नाम जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, आते रहते हैं, वो हमने आपके सामने ये लेके आए हैं और इससे रिलेटेड आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे IUPAC नाम और भी मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में आपको इन बोलेंगे इसको, इस तरह से देखो मेथ एथ प्रोप है तो प्रोपाइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। ये आपका क्या है? प्रोपाइन लिखा है। और संरचना सूत्र के साथ आपको IUPAC नाम तो पूछेगा। कभी कभी आपको क्या करता है कि फॉर्मल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी आपको केवल ये बता दिया गया IUPAC नाम लिखिए प्लस इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। और अब बात करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस के, आपके जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और फिर आपको लास्ट में बताते हुए जाएंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एग्जाम के लिए। बायोलॉजी आपके जीव विज्ञान में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे रुधिर एवं लसिका में अंतर, यानी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, अंतर जो है, डिफरेंसेस जो है, इनको बहुत ही आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। आते हैं कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, ठीक है भाई। रुधिर आपको पता ही है और लसिका क्या है? रुधिर का ही छना हुआ भाग है, लसिका रुधिर का ही छना हुआ भाग है। और डिफरेंसेस में आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, मैंने एक डिफरेंस तो उसकी परिभाषा ही हो गई, दूसरा डिफरेंस तो उसके एग्जाम्पल ही हो गए, ठीक है। इस तरह से धमनी और सिरा में अंतर बताइए, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में अंतर बताइए। श्वसन और श्वासोच्छ्वास बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो हमने आपको श्वसन तंत्र पूरा सब पढ़ाया था, उसमें हमने इस पर डिस्कस किया है। श्वसन अलग है, श्वासोच्छ्वास अलग है, यानी आप जो सांस लेते हो छोड़ते हो वो श्वसन नहीं है, वो श्वासोच्छ्वास है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझाया आपको, वो श्वसन तंत्र वाली वीडियो आप देख लीजिए जाके चैनल पे। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसके लिए विभिन्न घटकों के नाम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि पहले आपको लिखना है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सबको पता है भाई कि क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, फिर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, वो पत्तियां भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो अब कह रहा है कि इसके लिए विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। घटक आपको बताए गए अभी हम, भाई क्लोरोफिल चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ये सब, सूर्य का प्रकाश चाहिए। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। या ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए इस क्रिया में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सिद्ध कीजिए इस क्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता ही पड़ती है। यानी जितने भी घटक हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किस तरह से आप इसको करोगे? ओरल आपको बता दे रहे हैं कि आप कोई जलीय पौधा लीजिए, उसको जलीय पौधा को लगा दीजिए जल में, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक बीकर रख लीजिए। जब वो आप देखोगे बुलबुले निकल रहे हैं, उस मतलब ट्यूब में आपको गैस जाती हुई दिखेगी। फिर जब आप उस ट्यूब को हटा के देखेंगे, उसमें माचिस की तीली डाली है, तो माचिस की तीली तेजी से जलने लगेगी, और तेजी से कोई चीज तभी जलता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। इससे प्रूव होता है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यानी बहुत ही बेसिक तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। हृदय की आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना, आप इसका फिगर बना बना के बार बार प्रैक्टिस करके जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरुरज्जु किसे कहते हैं, इसके कार्य भी बताइए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र में आपको हमने ये भी पूरा पढ़ा के रखा है।
कि मिररज क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं। फिर मेंडल से कैसे ही सवाल ना आए। मेंडल जो आपका मेंडल के आनुवंशिक नियम थे, आनुवंशिकी के जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने एक संकर नियम, क्रॉस नियम, द्विसंकर क्रॉस नियम दिया था। इनसे आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर विस्तार से समझाएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, प्रभावी कारक को बताइए। यानी हमारे जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियों में रंध्र होते हैं, जो पेड़ पौधे जमीन से पानी खींचते हैं उसका लगभग 90% तो वो वाष्पोत्सर्जन से छोड़ देते हैं, केवल 10-5% ही उसका यूज करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, प्रभावी कारक को भी आप बताइए। ठीक है, जैसे कि रंध्र बड़े हो, है ना, वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि ठंड है, गर्मी होगी तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। तंत्रिका कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट, तंत्रिका तंत्र में भी आपको ये मिल जाएगा। तंत्रिका कोशिका का एक स्वच्छ चित्र बनाकर डेंड्रॉन तथा एक्सॉन को नामांकित कीजिए। क्या डेंड्रॉन्स होते हैं, क्या डेंड्राइट्स होते हैं, क्या आपका कोशिकागय होता है, कोशिकामय होता है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, सब आपको समझा के हमने ऑलरेडी बता के रखा है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका मेरुज्ज से रिलेटेड है। ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों में अंतर बताइए। यानी जो आप अपनी इच्छा से काम करो वो ऐच्छिक, जो अपने आप हो अनैच्छिक। जैसे आप सांस लेते हो, आप खाना खाने के बाद आपका पाचन होता है, वो आपकी इच्छा से नहीं होता है। आपका मन हो या ना मन हो, अगर आपने कुछ खाया है तो उसका पाचन निश्चित है होना शुरू, ये अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक पलक का झपकना, ये भी अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया जो अपनी इच्छा से करें, कि आपको अगर आपका मन है हाथ उठाएंगे तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। आपका मन है कि चलना है, मैं दौड़ना है, तभी आप दौड़ोगे, नहीं तो नहीं दौड़ोगे। ये ऐच्छिक क्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स को परिभाषित करो और मधुमेह रोग किस हार्मोन्स के कारण कम श्रावण से होता है, संबंधित हार्मोन्स के कार्य बताओ। हार्मोन्स तंत्र भी आपको हमने पूरा पढ़ा के रखा है कि पहले हार्मोन्स की परिभाषा लिखनी है, फिर मधुमेह रोग किस हार्मोन से होता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है, और इंसुलिन हार्मोन्स के कार्य बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये ऐसे भी आ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से आप क्या समझते हैं, कि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बताइए तथा उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम बताइए। या पीयूष ग्रंथ क्या है, पीयूष ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन्स के कार्य बताइए। ठीक है, और आपका जो हमने आपको बताया था कि पेपर के प्रति आपकी जो स्ट्रेटजी है, आप उसके लेकर क्या कर सकते हैं। पेपर में आपको सबसे पहला और यही होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हिंट देखें। पहला हिंट तो यही है कि आपका क्वेश्चन दिया है। दूसरा हिंट क्या है, से यही आ गया कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। यानी सपोज आपको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आपको क्या पता, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी वाष्प का कहीं पे निकालना। अच्छा, वाष्प वहीं से निकलेगी जहां पे उसको लिए जगह होगी, तो जगह के लिए पेड़ पौधे और पत्तियों में क्या होते हैं, छिद्र यानी रंध्र, यानी रंध्र से निकलता है। यानी इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है। हर एक क्वेश्चन की बाकायदा क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग डाल के उसमें कुछ ना कुछ लिख के आना है इस स्ट्रेटेजी के साथ, और अच्छे से पढ़िए, सब अच्छा होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इससे रिलेटेड जो भी चाहिए हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।